नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आप सभी का अथर्व एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। मैं अमन तिवारी आप सभी के लिए लेकर आया हूँ हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का श्रेय जाता है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं बल्लभाचार, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और निम्बार्काचार्य। तो देखिए भक्ति आंदोलन क्या था। भक्ति आंदोलन 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में दक्षिण भारत से उत्तर भारत रामानंद जी के द्वारा लाया गया था। और इस भक्ति आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य में कुरीतियां थी और हिंदू और मुस्लिम इस्लाम धर्म के बीच समन्वय स्थापित करना इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य। बढ़ते हैं पहले ऑप्शन की तरफ। जो ये आपके बल्लभाचार्य थे, ये बल्लभ संप्रदाय के संस्थापक थे। तो इसको आप लिख लीजिएगा, ये जो आपके बल्लभाचार्य थे ये बल्लभ संप्रदाय के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर 2 है जो आपका शंकराचार्य। ये भारत के एक महान दार्शनिक और धर्म प्रवर्तक थे। कौन थे? भारत के एक महान दार्शनिक, भारत के महान दार्शनिक तथा धर्म प्रवर्तक थे। और इसके बाद तीसरा है रामानुजाचार्य। ठीक है, तो देखिए जो रामानुजाचार्य थे, इनका जन्म आपका 1017 ईस्वी में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1137 ईस्वी में हो गई थी। तो इनका जन्म और मृत्यु लिख लीजिए। इनका जन्म 1017 तथा मृत्यु 1137 ईस्वी में हो गई थी। और इनका जन्म और मृत्यु, जो रामानुजाचार्य है, इनका जन्म और मृत्यु अभी विवादित है, यानी कि इनका कुछ कंफर्म नहीं है कि 1017 और 1137 ही है, क्योंकि ये अभी विवादित है। ऑप्शन आपका है निम्बार्काचार्य। तो ये भारत के ये भी एक महान दार्शनिक थे और इन्होंने द्वैताद्वैत का नियम प्रतिपादित किया था। तो इसका अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये भारत के एक महान दार्शनिक थे और इन्होंने द्वैताद्वैत का नियम प्रतिपादित किया था। और भक्ति आंदोलन का श्रेय जाता है, ये आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। जो रामानुजाचार्य थे उनको ही भक्ति आंदोलन का श्रेय जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा वाला सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसा कि प्रश्न नंबर दूसरा है, आदिकाल का एक अन्य नाम है। तो देखिए इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, स्वर्णयुग, दूसरा है सामंत काल, तीसरा है श्रृंगार काल और चौथा है भक्ति काल। तो देखिए आदिकाल का एक अन्य नाम है। तो देखिए आदिकाल का नाम आदिकाल है क्या? तो देखिए आदिकाल जो था वो 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के बीच का समय था, तो उसको आदिकाल बोला गया। और आदिकाल जो नाम था वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दिया गया था, यानी कि आदिकाल जो नाम है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। ऑप्शन है स्वर्णयुग। तो देखिए जो गुप्त काल था उसको भारतीय इतिहास में स्वर्णयुग कहा गया है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का
भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता राहुल सत्यायन ने सिद्ध सामंत काल नाम दिया, यानी जो आपका सिद्ध सामंत काल है ये राहुल सत्यायन ने ही इसका नाम दिया था, सिद्ध सामंत काल। और इसका जो दूसरा नाम है वो चारण काल है, जो कि राम कुमार वर्मा ने दिया था, ठीक है ना। तो जो इसका दूसरा नाम है सिद्ध सामंत काल का वो चारण काल भी है। तो लिख लीजिए इसको भी आप, राहुल सत्यायन ने इसको सिद्ध सामंत काल नाम दिया। तथा राम कुमार वर्मा ने इसको चारण काल कहा। ऑप्शन है श्रृंगार काल। तो देखिए श्रृंगार काल का जो एक अन्य नाम है इसको रीति काल के नाम से भी जानते हैं, तो इसको भी आप लिख लीजिए, श्रृंगार काल का इसको रीति काल के नाम से भी जानते हैं। भक्ति काल, तो देखिए जॉर्ज गिब्सन ने इसको श्रवण काल तथा श्याम सुंदर दास ने इसको श्रवण युग और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको भक्ति काल नाम दिया, ठीक है। तो इसका जो आपका ऑप्शन आदिकाल का एक अन्य नाम है, तो वो जो ऑप्शन है वो आपका सिद्ध सामंत काल है, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही है। और देखिए ये जो इतनी सारी डिटेल्स आपको दे रहे हैं, तो ये इससे आपके अन्य क्वेश्चन भी तैयार होते जा रहे हैं, जैसे कि श्रवण युग, तो श्रवण युग गुप्त काल का भारतीय इतिहास का श्रवण युग कहा जाता है, यानी गुप्त काल को हम लोग श्रवण युग बोलते थे। और इसके बाद से सामंत काल, तो इससे हमें पता चला कि ऐसे सामंत काल क्वेश्चन आ जाता है कि सिद्ध सामंत काल किसने नाम दिया, तो आपको पता चल गया राहुल सत्यायन ने इसको सिद्ध सामंत काल नाम दिया था। और इसके बाद क्वेश्चन और भी बनते हैं, जैसे कि राम कुमार वर्मा ने सिद्ध सामंत काल को क्या नाम दिया था, तो उन्होंने इसको चारण काल बोला था। और इसके बाद अंततः जो भक्ति काल है, तो भक्ति काल नाम किसने दिया, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल नाम इसका दिया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसा कि अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर तीसरा, दोहा कोश के रचनाकार पहला है सब्रपा। तो देखिए जो सब्रपा थे इनकी प्रसिद्ध पुस्तक जो है वो चर्यापद है, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिएगा सब्रपा, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम चार्यापद है। ये बौद्ध धर्म के वज्रयान और सहजयान के प्रवर्तक थे, और इनका जो मूल नाम था वो राहुल था, ठीक है ना। तो लिख लीजिए इसको भी आप, ये बौद्ध धर्म के
बौद्ध धर्म के वज्रयान और सहेदयान शाखा के प्रवर्तक थे। शाखा के प्रवर्तक थे। इनका मूल नाम राहुल भद्र था। और इसके बाद जो ऑप्शन नंबर चौथा है वो है कण्हप्पा। तो देखिए इसमें आपका दो ही बताने वाले थे, एक आपके सरहप्पा और दूसरे सरहप्पा। तो देखिए दोहा कोश के जो रचनाकार थे वो आपके सरहप्पा थे, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा आप सही कर लीजिए और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसा कि अगला प्रश्न है वीर रस की कृति है, ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन है बिहारी सतई, दूसरा है सूरसागर, तीसरा है शिवा वाग्मी और चौथा है प्रिय प्रवाह। पहला ऑप्शन है बिहारी सतई। तो जानते हैं थोड़ा सा बिहारी सतई के बारे में। तो देखिए यह एक मुक्तक काव्य है। बिहारी सतई जो है वो एक मुक्तक काव्य है और इसमें 712 दोहे संकलित हैं। तो इसको आप अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, तो लिख लीजिए यह एक मुक्तक काव्य है तथा इसमें 712 दोहे संकलित हैं। जैसा कि ऑप्शन नंबर दूसरा है सूरसागर। तो देखिए सूरसागर क्या है, यह ब्रजभाषा में रचे गए पदों और कीर्तनों का एक महत्वपूर्ण संकलन है। और इसके जो महत्वपूर्ण जो प्रसंग है वो आपके एक भ्रमर गीत हो गया और दूसरा जो है वो कृष्ण बाल लीला, ठीक है ना। और जो भ्रमर गीत सार, यानी कि ये जो दो हैं ये आपके इसमें महत्वपूर्ण प्रसंग है, ठीक है ना। तो अगर इसको आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, यह ब्रजभाषा में लिखा हुआ कीर्तनों और पदों का संकलन है। इसके दो महत्वपूर्ण प्रसंग कृष्ण बाल लीला तथा भ्रमर गीत सार है। तो देखिए सूरसागर क्या है, यह ब्रजभाषा में लिखा हुआ कीर्तनों और पदों का संकलन है। इसके जो महत्वपूर्ण प्रसंग है वो कृष्ण बाल लीला और भ्रमर गीत का सार है। ऑप्शन है शिवा वाग्मी। तो देखिए शिवा वाग्मी क्या है, तो ये भूषण जी द्वारा रचित 52 छंदों का काव्य है, ठीक है। इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य वीर गाथा का चरित्र चित्रण है। तो चलिए अगर इसको आप लिखना चाहो तो लिख लो, यह छत्रपति शिवाजी महाराज
के विषय में इसमें शिवा वावनी में बताया गया है। साफ साफ समझ आ रहा है शिवा, ठीक है। तो शिवा यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज, और वावनी, वावनी मीन्स 52 छंदों का समूह, ठीक है ना। तो ये 52 छंदों के समूह का एक काव्य है और इसमें शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य वीर गाथा का सचित्र चित्रण किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन। अगला ऑप्शन है आपका प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास है ये अयोध्या से हरिऔध जी के द्वारा रचित एक काव्य है और हरिऔध जी को इसी के द्वारा काव्य में प्रतिष्ठा मिली थी, प्रिय प्रवास के द्वारा। ये वीर रस की कृति है, तो इसका जो आपका ऑप्शन नंबर सही होगा वो आपका शिवा वावनी है, ठीक है ना। वीर रस यानी कि शिवा वावनी, शिवा छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य वीर गाथा का इसमें सचित्र चित्रण है। तो आपका जो वीर रस की कृति, तो साफ समझ आ रहा है वीर रस की बात हो रही है, तो ये शिवा वावनी। तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा वाला सही हो जाएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर तीसरा वाला, ये वाला आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नंबर 5वां है द्विवेदी रूप में लिखी गई रचना है। तो देखिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है कामायनी, दूसरा है तार सप्तक, तीसरा है प्रिय प्रवास और चौथा है ग्राम्या। तो देखिए हम डायरेक्ट इसमें बताते हैं आपको, जो प्रिय प्रवास है ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। द्विवेदी रूप में लिखी गई रचना जो आपकी है वो प्रिय प्रवास है। और इसके बाद थोड़ा सा हम पहले ऑप्शन में जानेंगे, कामायनी। तो कामायनी ये हिंदी भाषा का एक महाकाव्य है जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, तो इसको भी आप लिख लीजिए। कामायनी यह हिंदी भाषा का महाकाव्य, हिंदी भाषा का महाकाव्य है, इसकी रचना जयशंकर प्रसाद द्वारा की गई। और देखिए अगला ऑप्शन जो है आपका तार सप्तक, ठीक है। तो इसमें कोई विशेष बताने वाली बात नहीं है। और इसके बाद जो प्रिय प्रवास है, तो इसके बारे में थोड़ा जानेंगे, प्रिय प्रवास क्या है। तो देखिए प्रिय प्रवास नाम से ही समझ आ रहा है किसी प्रिय वस्तु का दूर हो जाना, प्रवास में जाना या दूर होना, प्रिय प्रवास यानी कि प्रिय वस्तु का या व्यक्ति का दूर जाना है, उसके बारे में ही इसमें बताया गया है। और विरह काव्य है, तो जो आपका ऑप्शन सही है वो तीसरा है। और ग्राम्या यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका चौथा है, जो ग्राम्या है वो कविताओं की अंतिम श्रेणी है, ठीक है ना। और इसमें आधुनिक नारी के बारे में बताया गया है, यानी कि आधुनिक जो नारियां हैं, आजकल की जो स्त्रियां, उनके बारे में ग्राम्या यानी ग्रामीण जीवन बताया गया है इसमें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा है प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ, ठीक है। इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 1943, दूसरा है 1954, तीसरा है 1938 और चौथा है 1936। तो देखिए जो प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन हुआ था वो आपका 1936 में हुआ था, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर आपका चौथा वाला सही हो जाएगा, 1936। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसा कि प्रश्न नंबर 7वां है तार सप्तक का प्रकाशन हुआ। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं 1947, 1943, 1950, 1931। तो तार सप्तक का जो प्रकाशन हुआ था वो आपका 1943 में हुआ था, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसा कि प्रश्न नंबर 8वां है कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या है। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 9, दूसरा है 12, तीसरा है 15, चौथा है 17। तो देखिए जो कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या है वो आपकी 15 है, वो आपकी 15, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका तीसरा है वो बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसा कि प्रश्न नंबर 9वां है साकेत की नायिका है। तो देखिए इसके ऑप्शन देखते हैं। यशोधरा, नंबर दूसरा है उर्मिला, नंबर तीसरा है राधा, नंबर चौथा है द्रौपदी।
तो देखिए साकेत की जो नायिका थी वो आपकी उर्मिला थी। कौन थी? उर्मिला। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 10वां है, कला और बूढ़ा चांद पर सुमित्रा नंदन पंत को पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो देखिए ऑप्शन नंबर पहला है साहित्यिक अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, दूसरा है ज्ञानपीठ, तीसरा है मंगला प्रसाद, चौथा है सोवियत लैंड नेहरू। तो देखिए जो कला और बूढ़ा चांद पर सुमित्रा नंदन जी को मिला था वो साहित्य अकादमी पुरस्कार था। और देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार क्या है, यह 1955 से लागू हुआ था, जो हिंदी की श्रेष्ठ कृतियों पर मिलता है और एक ताम्रपत्र भी मिलता है और उसके साथ साथ 1 लाख नगद राशि, यानी कि वर्तमान में 1 लाख रुपए नगद राशि प्राप्त की जाती है। तो कला और बूढ़ा चांद पर सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। के साथ मैं अपनी क्लास से विदा लेना चाहूंगा और मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यह क्लास पसंद आई होगी। और अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, जिससे हमारी क्लास जो भी आती है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।